अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। अभी कुछ दिनों के लिए ये सिलसिला रुक सा गया था, लेकिन बताया गया था कि 24 से फिर शुरू करेंगे, लेकिन मशगूलियत की वजह से लाइव क्लासेस अभी नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगी रोज़ाना सुबह 8 बजे, और शाम वाले जो होती है वो कुछ दिनों तक के लिए 1 तारीख तक वो वीडियो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो कम से कम एक वक्त आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, उससे आप लोग काम चलाने की कोशिश कीजिए। तो आज हम देखेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के PhD एडमिशन 2018 के सवाल। अभी तक इस सीरीज़ में 13 वीडियो मुकम्मल हो चुके हैं। जो अभी तक नहीं देखे हैं वीडियो को वो भी देख लें, और ये रहा 14वां वीडियो। चलिए चलते हैं उसके सवाल की तरफ। इस सिलसिले में अभी तक हम लोग 40 सवाल देख चुके हैं। ये रहा 41वां सवाल। आप लोग इसे खुद भी जवाब दे सकते हैं और एक दूसरे के जवाब को भी देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे। तो 41 सवाल नंबर क्या कहता है? अनवर सदीद की किताब उर्दू अदब की तहरीकें। देखिए, इससे इस सवाल के ज़रिए से एक आप लोगों को ख़ुद भी एक सवाल मालूम हो गया, यानी उर्दू अदब की तहरीकें किसकी है? तो अनवर सदीद की है। तो ये इससे याद रख सकते हैं। इस सवाल के ज़रिए से ही आपको एक और बात मालूम हो गई। से मुमासलत रखने वाले मौजू पर हिंदुस्तान में किसकी किताब शाये हुई है? नसीम कुरैशी की, मंजर आज़मी, खलीलुर्रहमान आज़मी या डॉक्टर मोहम्मद हसन की। तो ये 4 है ऑप्शन आपके सामने। जवाब देना है आप लोगों को। इन चारों में से कौन होंगे दुरुस्त जवाब? तो दीजिए इन चारों का जवाब। चलते हैं हम आगे और जवाब देखते हैं। तो जवाब हो जाएगा मंजर आज़मी। क्या नाम है? मंजर आज़मी का ये कौल है। देखिए वो क्या कहते हैं, कहते नहीं, यानी उनकी क्या किताब है? ये है उर्दू अदब की इर्तिक़ा में अदबी तहरीकों और रुझानों का हिस्सा। मंजर आज़मी, ये दिख रहा होगा नाम आप लोगों के सामने, ये रहा नाम। तो ये है इनकी किताब। उसके अलावा दूसरे लोगों की किताब, जैसे नसीम कुरैशी की किताब है या खलीलुर्रहमान आज़मी, तो उनकी इन सब की किताबें जो है वो अलग अलग तहरीक से पे है। उसे भी देख लेंगे ताकि आप लोगों को इसी के साथ ये 3 लोगों की भी किताबें आप लोगों को मालूम हो जाएगी। तो ये देखिए अलीगढ़ तहरीक। क्या है? अलीगढ़ तहरीक आगाज़ ता इमरोज़। ये किनकी है? ज़ेर हिदायत प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी, प्रोफेसर आल अहमद सरूर। ये है नसीम कुरैशी, इसे तरतीब दिए हैं। उसके अलावा ये तो मशहूर किताब है जो आप में से सभी जानते होंगे। उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक खलीलुर्रहमान आज़मी की है। और ये भी इससे पहले हम लोग सवाल देख चुके हैं, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक किसकी है? तो उर्दू अदब में रोमानी तहरीक जो है ये है मोहम्मद हसन की। तो इस तरह आप लोगों को इस सवाल के तहत 3-4 किताबें मालूम हुई। यानी मंजर आज़मी की ये किताब तो मालूम हो गई, उर्दू अदब की इर्तिक़ा में अदबी तहरीकों और रुझानों का हिस्सा। दूसरा मालूम हो गया था उर्दू अदब की तहरीकें, और ये 3 किताबें भी मालूम हुई। ख़ास तौर से उर्दू अदब में रोमानी तहरीक और उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, ये दोनों याद रखिएगा, या ये सवाल नेट में भी आ सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल भी ख़ास तौर से ताल्लुक़ रखता है किससे? PhD से। इस सवाल में कहा जा रहा है ज़ेल में किसने उर्दू नावल पर तहक़ीक़ी व तनक़ीदी काम नहीं किया है? तो कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोग ये नहीं देखते हैं। नहीं देखने की वजह से बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। तो ऐसे काम को नहीं कर दीजिए आप लोग, यानी देख लिया कीजिए नहीं को। तो ये किसकी नहीं है? यूसुफ सरमस्त, नीलम फरजाना, अनवर पाशा या एहतशाम हुसैन। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं जवाब। तो इसका जवाब है, क्या है जवाब? एहतशाम हुसैन। क्या है जवाब? एहतशाम हुसैन। तो देखते हैं इन तीनों ने क्या क्या काम कर रखा है किस पे? उर्दू नावल पे। यूसुफ सरमस्त की क्या है? अच्छा, यूसुफ सरमस्त की ये देखिए क्या है? यूसुफ सरमस्त 20वीं सदी में उर्दू नावल, 20वीं सदी में उर्दू नावल जो है ये डॉक्टर यूसुफ सरमस्त की है। उसके अलावा जो किताब है किनकी?
तरक्की पसंद उर्दू नावल, तरक्की पसंद उर्दू नावल है, ये है अनवर पाशा की, किनकी? अनवर पाशा की, ये यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा है उर्दू अदब की अहम ख़वातीन नावल निगार, अहम ख़वातीन नावल निगार, ये किताब है नीलम फरजाना की, किनकी है? नीलम फरजाना की। तो उन तीनों ने नावल पे काम कर रखा है, लेकिन एहतशाम हुसैन के कोई भी काम नावल पे नहीं है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है आसान और ये सवाल आ सकता है हमारे नेट और जेआरएफ में भी, नेट जेआरएफ में भी आ सकता है। देखिए, दिल्ली कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? ये आसान सा सवाल है। ऑप्शन आपके पास है 1825, 1827 और 1830। यानी आज के इसमें ये है बच्चा वाला सवाल कि ये क्या होगा। तो इन चारों में से बताइएगा जल्दी जल्दी क्या होगा, इन चारों में क्या ऑप्शन होगा? ए, बी, सी, डी। तो चलिए इन चारों को आप लोग जवाब दे ही देंगे, खुद भी मालूम होगा, लेकिन चलते हैं। इसका जवाब है ए, यानी 1825। क्या है? 1825। आइए थोड़ी तफसील इससे मुतालिक देख लेते हैं। तफसील में क्या कह रखा है? तहकीक से ये मालूम हुआ है कि इस तालीम गाह यानी मदरसा गाज़ीउद्दीन की इब्तिदा 1792 में हुई। तो ये चीज़, इजाफी चीज़ें भी आप लोग याद रखा कीजिए। मदरसा गाज़ीउद्दीन पहले था नाम दिल्ली कॉलेज का। मिस्टर टॉमसन विजिटर ओरिएंटल कॉलेजेस ममालिक मगरबी शुमाली अपनी तालीमी रिपोर्ट के बाबत 1841-42 में लिखते हैं कि ओरिएंटल कॉलेज दिल्ली को आलमी वजूद में आए 16 साल होते हैं। इस हिसाब से दिल्ली कॉलेज की इब्तिदा 1825 होती है। क्या है? ये हो जाएगा यहाँ जवाब, 1825 होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तालीमी और दफ्तरी तहरीरों में भी मदरसे की इब्तिदा क़याम का 1792 ही लिखा है। यानी मदरसा गाज़ीउद्दीन जो है उसका क़याम 1792 में है, लेकिन वो दिल्ली कॉलेज में उसकी तब्दीली जो हुई है वो 1825 में। 1838-39 की तालीमी रिपोर्ट में इस साल को दिल्ली कॉलेज का 47वां साल बताया है। इससे भी मिस्टर टॉमसन के बयान की तस्दीक होती है। यानी मदरसे की इब्तिदा 1792 में हुई और 1825 में ये मदरसा दिल्ली कॉलेज में तब्दील हो गया। तो ये चीज़ें याद रखनी है। बहरहाल इसमें शक नहीं है कि मदरसा गाज़ीउद्दीन का आगाज़ 1792 में हुआ है और उसकी बिस्मिल्लाह दिल्ली की उस खूबसूरत और तारीख़ी इमारत में हुई जो गाज़ीउद्दीन खां के मदरसे के नाम से मशहूर है और नवाब गाज़ीउद्दीन खां फ़िरोज़ जंग सानी खल्फ नवाब निज़ामुल मलिक आसिफ जाह का बनाया हुआ है। तो चलिए इतनी चीज़ें मालूम हो गई, काफ़ी हो गई। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 44 है आपके सामने। इसमें यह सवाल है, हालांकि इससे मुतालिक जो तफसीली वीडियो है उसमें भी गुफ्तगू हो चुकी है कि किसका जिक्र आब हयात में नहीं था। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं एक बार फिर भी। आब हयात के पहले एडिशन में किस शायर के हालात दर्ज नहीं थे? ऑप्शन है आपके पास जुरात, मीरसोज, मोमिन या नासिख। इन चारों में से जवाब देना है ए, बी, सी, डी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ये हम लोग तफसीली वीडियो में देख चुके हैं और तफसीली वीडियो में इनमें से किन का जिक्र आया है। अभी तक हम लोग गज़ल देख रहे हैं तो मोमिन का जिक्र आ चुका है और मोमिन से मुताल्लिक गुफ्तगू हो भी चुकी है। आइए देखते हैं, उसमें कह रहे हैं पहली दफ़ा इस नुस्खे में मोमिन खान का हाल न लिखा गया था। ये देखिए, वजह ये थी कि दौरे पंजुम में जिससे उनका ताल्लुक़ है, यानी मोमिन का ताल्लुक़ है, बल्कि दौरे सोम व चहारुम को भी अहले नज़र देखें कि जो अहले कमाल इसमें बैठे हैं किस लिबास व सामान के साथ हैं। यानी ये है कि इन पे मवाद अच्छी तरह न मिलने की वजह से इनका कहना था कि हम इसमें शामिल नहीं किए। उस वक्त बताया गया था कि इससे मुतालिक फिर हाली ने गुफ्तगू करके इनसे मुतालिक भेजी थी और फिर वो उसी में कुछ कमी बेशी का इजाफा, हालांकि इन्होंने नाम नहीं दिया है, लेकिन वही है कि कुछ कमी बेशी के बाद उसे इन्होंने शाये कर दिया था, शामिल कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। सवाल नंबर 45 है आपके सामने। ये सवाल पूछ रहा है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी के तसानीफ से मुतालिब कि सही तरतीब कौन सी होगी, यानी पहले कौन से है फिर बाद में कौन सी है, यानी सन इशाअत के एतबार से। आबेगम ज़रगुज़श्त चिराग तले खाकम बदेहन, उसी तरह खाकम बदेहन आबे गुम ज़रगुज़श्त चिराग तले, या चिराग तले खाकम बदेहन ज़रगुज़श्त या आबे गुम। तो इस तरह ये चारों ऑप्शन आप देखेंगे ए, बी, सी, डी, और इसमें आप लोगों को जवाब देना है कि कौन सा है दुरुस्त, यानी तरतीब कौन सी है, कौन
पहली तसनीफ़ है और कौन बाद वाली तसनीफ़ है। इस एतबार से इसका जवाब देना है सवाल नंबर 45 का। तो इस तरह इसका जवाब हो जाता है क्या, चिराग तले खाकम बदहन ज़रगुज़िश्त आबेगम। लेकिन इसको याद रख किस तरह रखेंगे, तो इसको मेरे ख्याल से आप लोग इस तरह याद रख सकते हैं। क्या, किससे, चरखा, किससे, चरखा, ये खा वाले से चरखा याद रखिए, चरखा। ज़ेर आब कह लीजिए, हालांकि ज़र है लेकिन ज़ेर आब कह सकते हैं, ज़ेर आब कह के याद रखिए, लेकिन ज़र आब कह सकते हैं, ज़र आब। ज़र के माने क्या होता है, सोने, यानी सोने का पानी, लेकिन यहाँ ज़ेर आब पानी के नीचे, चरखा पानी के नीचे। तो चर से आप याद रखेंगे चिराग तले, खा से खाकम बदहन, ज़ेर या ज़र से ज़रगुज़िश्त, और आब गुम से आपको याद रखना है कौन सा, आप से याद रखना है आब गुम। देखिए मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पहली किताब यानी चिराग तले 1961 में शाये हुई। दूसरी तख्लीक खाकम बदहन जो है 1970 में सामने आई। तीसरी तसनीफ़ ज़रगुज़िश्त जो है 1976 में इशाअत के मराहिल से गुजरी। चौथा और ताहाल आखिर शाहकार जो आब गुम है वो 1990 में। तो इस तरह ये इसकी तरतीब है और इसको आप लोगों को याद रखना है। चरखा ज़ेर आब या ज़र आब भी याद रख सकते हैं। इन चरखे पे सोने का पानी लगा हुआ तो ये भी याद रख सकते हैं सिफत के तौर पे ज़ेर आब। चलिए सवाल नंबर 46 आपके सामने, और ये सवाल बिल्कुल आसान है, यानी ये ऐसा सवाल है कि इसमें किसी की भी गलत होने का कोई भी इम्कान ही नहीं है। तो सवाल नंबर 46 आपके सामने कह रहा है माहिरीन लसानियात के बमूजिब कदीम हिंद आरियाई का दौर कब से कब माना जाता है। इतना तो सभी जानते हैं कि हिंद आरियाई को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 3 अदवार में तकसीम किया जाता है, कदीम, वस्ता और जदीद। उनमें से कदीम का दौर बताना है कि किससे कब तक है। तो जानते हैं कि 1500 कब्ल मसीह से लेकर 500 कब्ल मसीह तक। कब तक है, यहाँ पे देखिए सब में 2000 दिया हुआ है, तो ऐसे ही आप लोग निकाल चुके हैं होंगे कि 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह तक, और 500 कब्ल मसीह से लेकर 1000 ईस्वी तक उस्ता चलता है, और आखिर में 1000 से लेकर ताहाल तक क्या होता है, जदीद। तो इस तरह इसका जवाब हो जाएगा बी। तो बी है इसका दुरुस्त जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47 क्या कहता है, झेल के किस शायर का ताल्लुक इहाम गोई से नहीं है। इहाम गोई से नहीं है, फिर यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ दे रखा है नहीं, तो इसलिए कभी भी आप लोगों के जहन से ये नहीं निकलना चाहिए। जैसे आप सवाल में नहीं देखिए तो पूरा आपका जहन नहीं पे ही रुक जाना चाहिए, और उस तरह ही आपका जवाब दुरुस्त हो जाएगा। तो इस तरह आप जानते हैं कि आबरू जो है इहाम गो शायर रहे हैं, शाकिर नाजी भी हैं, शरफुद्दीन मजमून भी हैं, लेकिन कौन जो है नहीं है, वो डी है ऑप्शन आपके पास, जुरात जो है वो नहीं है। देखिए ये फ़हरिस्त है, किसकी फ़हरिस्त है, जमील जालबी की जो दूसरी जिल्द है तारीख़ अदब उर्दू उनकी है, जिसमें ये यहाँ पे आपको मिल जाएंगे शाह मुबारक आबरू। तो इस तरह नाम भी याद रखिए। आमतौर पे ये पूछ लिया जाता है शाह मुबारक का क्या है, शाह मुबारक का तखल्लुस क्या है, या आबरू का असल नाम क्या है, तो ये याद रखना है। उसी तरह मोहम्मद शाकिर नाजी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये भी याद रखिए, और मजमून के साथ शरफुद्दीन भी याद रखिए। तो ये हैं दूसरे इहाम को शुरा और जुरत का इसमें नाम नहीं है। इस तरह ये चौथा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका दुरुस्त। तो जो भी लगाएंगे जुरत, और जिनको भी याद है जुरत वो अच्छी बात है, जिनको नहीं मालूम तो उन्हें याद रखिए। और साथ साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि इन तीनों का नाम अगर कहीं पर आता है तो आपको जवाब देना है कि हाँ ये तीनों जो है वो इहाम गो शुरा में दाखिल हैं। तो इस तरह भी ये सवाल बन सकता है कि कौन ऐसे शायर हैं जो इहाम गो में दाखिल हैं, तो ये इन तीनों ऑप्शन में आपको दुरुस्त कह सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 में कहा जा रहा है उर्दू के पहले सफ़रनामे, उर्दू के पहले सफ़रनामे अजायबात फ़रंग के मुसन्निफ़ कौन है। ये है सवाल। ये अजायबात फ़रंग जो है ये आपको देखना है। मौलवी जाफ़र थानेसरी, यूसुफ खान कंबलपोश, सर सैयद अहमद ख़ान या शिबली नोमानी। इन चारों में से आपको जवाब बताना है ए बी सी डी। तो अजायबात फ़रंग जो है ये किन की है, तो 48 का जवाब हो जाएगा क्या, ये देखिए ये है आपके सामने, क्या है, तारीख़ यूसुफ़ी अल-मारूफ़ बिही, यानी किससे मशहूर है, अजायबात फ़रंग से मशहूर है। किससे मशहूर है, अजायबात फ़रंग से मशहूर है। तो यूसुफ खान कंबल पोश हो जाएगा इसका जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
सवाल नंबर 49 है आपके सामने। देखिए ये सवाल भी है आसान, इसका सहाफ़त से ताल्लुक़ है, लेकिन आप अबुल कलाम आज़ाद को जानते ही होंगे और अल-हिलाल भी उनका जो पर्चा है वो भी जानते हैं। तो सवाल नंबर 49 है आपके सामने, जल्दी से देंगे जवाब कि ये कब जारी हुआ, यानी अल-हिलाल जो है मौलाना आज़ाद का वो कब जारी हुआ है। 15 जुलाई 1910, 10 अगस्त 1911 या 13 जुलाई 1912। चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 1913। तो इस तरह अगर आपको सिर्फ सन भी मालूम है तभी आप जवाब दुरुस्त देंगे। 10, 11, 12, 13 है तो आपको मंथ इसमें अगर नहीं भी मालूम है, ऐसे भी जुलाई और अगस्त का रखा है, अगर तारीख और महीना नहीं भी मालूम है, सिर्फ साल भी याद है तभी आप दुरुस्त जवाब दे देंगे। तो आइए चलते हैं इसका जवाब देखते हैं। तो दुरुस्त जवाब सी है, यानी 13 जुलाई 1912। 13 जुलाई 1912 को अल-हिलाल जारी हुआ था। इसमें देखिए इससे मुतालिक क्या लिख रखा है। अल-हिलाल का इजरा, अल-हिलाल का इजरा जो है 1906 के उनके मौसम सरमा की आखिरी रातें थी जब अमृतसर में मेरी चश्मे बेदारी ने एक ख्वाब देखा था, यानी उस वक्त उनका इरादा हुआ था। तो ये भी सवाल आ सकता है कि कब उन्होंने सोचा था और कहाँ सोचा था, इसलिए कि सवाल बनाने वालों का कुछ भी नहीं है, कुछ भी सवाल बना सकते हैं। लेकिन ये ख्वाब कब पूरा हुआ ये देखिए, मौलाना का ये ख्वाब उस वक्त पूरा हुआ जब 13 जुलाई 1912 को अल-हिलाल का इजरा हुआ और इस अखबार का नाम और ज़ाहिरी शक्ल सूरत, ये थोड़ा सा और इजाफी बातें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अखबार का नाम और ज़ाहिरी शक्ल सूरत मिस्री सहाफ़त से मुस्ताल ली गई है, यानी वहाँ से ली गई है। वो किताब किनकी थी? आबिद रज़ा बेदार की ये राय है कि मिस्र में टाइप से शाये होने वाले मुसव्विर पर्चे आम थे, उन्हीं में जुर्जी ज़ैदान का अल-हिलाल भी था। जुर्जी ज़ैदान का अल-हिलाल भी था, जो नाम के साथ पूरी तरतीब में भी हिंदुस्तानी अल-हिलाल का नमूना बना। इस हद तक तो ज़रूर सही है कि ज़ाहिरी शक्ल सूरत में मौलाना का अल-हिलाल जुर्जी ज़ैदान के अल-हिलाल के नमूने पर था, लेकिन जहाँ तक उसकी तरतीब और उसकी तर्ज फ़िक्र का सवाल है वो मिस्र के अल-हिलाल से क़तई मुख्तलिफ था। लेकिन यह है कि नाम कहाँ से लिया गया है तो वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 50 है आपके सामने। ये कुछ हद तक ये सवाल इससे पहले भी आ चुका है। सवाल पूछ रहा है किसने ये तस्वुर पेश किया कि लफ्ज़ और माना में कोई मंतिकी रिश्ता नहीं है। आप जानते हैं कि अभी तक ये बात आती रही है कि अदब जो है, अदब का ज़िंदगी से ताल्लुक़ इन तमाम ताल्लुक़ात को तोड़ चुका है क्या? स्ट्रक्चरलिज्म। और उसी से ये बात समझ में आती है कि लफ्ज़ और माने का जो मंतिकी ताल्लुक़ है वो तोड़ देता है कौन? साख्तियात। और उसकी बुनियाद गुजारों में नाम आता है सुइसर का, तो ये हो जाएगा बी जो हो जाएगा रोलान बार्थ सुइसर, रोमान जैकबसन, होसरल में से इन चारों में से जो दुरुस्त जवाब है वो है सुइसर। आइए देख लेते हैं उससे मुताल्लिक क्या लिख रखा है। गोपीचंद नारंग लिखते हैं साख्तियात पर साख्तियात और मशरिकी शहरियात में देखिए क्या लिखते हैं। सुइसर का सबसे इनकलाबी इक़दाम उसका ये मौक़िफ़ था कि ज़ुबान नोमन कल्चर यानी तस्मिया नाम रखना, यानी अशिया को नाम देने वाला निज़ाम नहीं है, बल्कि ज़ुबान इफ्तराक़ात का निज़ाम है जिसमें कोई मुस्बत उन्सुर नहीं है। मंतिकी तौर पर ज़ुबान अशिया से पहले है। क्या कह रहे हैं? मंतिकी तौर पे ज़ुबान जो है चीज़ों से पहले है, ज़ुबान में पहले आ चुकी हैं, चीज़ें बाद में आई हैं, तो उस एतबार से और उसका काम अशिया को नाम देने के बजाय उनके तसव्वुरात में फ़र्क के रिश्तों के ज़रिए शनाख्त कायम करना है। यानी यह है कि इन दोनों में कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं रहा है। तो यह है सुइसर का कौल। सवाल नंबर 51 की तरफ चलते हैं। ये सवाल कदर थोड़ा से में अल्फाज जैसे भी आई नहीं वो मुझे भी अभी नहीं मिला, देखिए फिर भी देखते हैं कौल क्या है। नामाकूल शख्स माकूल शायर नहीं हो सकता। ये है, आगे लिखते हैं जिस शख्स में शरीफों के अतवार न हो उसमें फ़नून शरीफा के आदाब कहाँ से आएंगे। ये पूरा कौल है, ये कौल मुझे अभी नहीं मिला है। इसमें आप लोग ख़ुद भी बताएंगे कि ये क्या हो सकता है। जवाब हाली, शिबली, आल अहमद सरोर या रशीद अहमद सिद्दीकी, इन चारों में क्या हो सकता है। जवाब ज़्यादा इम्कान जो अभी तक इबारत मिल पाई है कुछ यही है कि रशीद अहमद सिद्दीकी, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी उनके वो लिखते हैं जदीद गज़ल के नाम से जो उनकी किताब है उसमें उन्होंने कुछ लिख रखा है और उससे मिलता जुलता ये कौल है।
तो अगर कुछ अलग भी दिखता है, जैसे हाल ही के है मुकदमा शेर व शायरी, हालांकि मैं उसमें भी तलाश करने की कोशिश की लेकिन मुझे ना मिल सका, लेकिन अभी भी तलाश जारी है। उसी तरह शिवली की है शेरुल अजम की चौथी जिल्द, चौथी जो है उसमें तलाश करने से मिलेगी, इसमें भी मैं भी तलाश किया लेकिन अभी नहीं मिली है। तो लेकिन रशीद अहमद सिद्दीकी वाला जो जदीद गज़ल उसमें क्या लिखते हैं, माकूल शायर, ये देखिए कौल क्या है, माकूल शायर नामाकूल शख्स, या नामाकूल शख्स माकूल शायर कैसे हो सकता है। तो ये है नामाकूल शख्स माकूल शायर कैसा हो सकता है। तो ये इससे यहाँ से कुछ मिलती जुलती है बात, लेकिन यहाँ पे वावैन के ज़रिए है, वावैन के ज़रिए होने का मतलब ये है कि ये बाज़ाब्ता पूरा कौल है। तो ऐसा कौल मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिला, तो इसमें अभी कन्फ्यूज़न है, आप लोग भी तलाश कीजिए, अगर मिलता है तो अगले वीडियो में इसकी तफसील दी जाएगी। चलिए सवाल नंबर 52 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 52 है, ये आसान सवाल है। सवाल नंबर 52 में कहा जा रहा है नाविल बाग, बाग जो नाविल है उसकी वो किसकी तसनीफ़ है, हुसैनुल हक, अब्दुल्ला हुसैन, अब्दुस्समद, खालिद मोहम्मद। इन चारों के भी नाविल आप लोग याद रखिएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीएचडी की और पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हैं तो ख़ास तौर से अब्दुस्समद, खालिद मोहम्मद और अब्दुल्ला हुसैन तो हैं ही हमारे नेट में भी, तो उनको भी याद रखना है और इन तीनों को भी याद रखिए और उनके नाविलों को भी देखिए कि क्या हो जाता है दुरुस्त जवाब। तो ये है दुरुस्त जवाब अब्दुल्ला हुसैन। क्या है, अब्दुल्ला हुसैन का क्या है, बाग। बाग जो नाविल है वो किनका है, अब्दुल्ला हुसैन का। और इनका कौन सा नाविल हमारे सिलेबस में शामिल है, तो वो जवाब लिखिएगा कौन से है, उदास नस्लें। कौन सी है, उदास नस्लें सिलेबस में शामिल है, नेट के निसाब में शामिल है और ये बाग उन्हीं का है। तो इस तरह ये चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 53 है अब आपके सामने। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने का आगाज़ एक पंजाबी गीत के मिसरे से होता है, जिसका मतलब है ये छुई मुई के पौधे हैं रे, हाथ भी लगाओ तो कुमला जाते हैं। क्या है, ये छुई मुई के पौधे हैं रे, हाथ भी लगाओ तो कुमला जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, अपने दुख मुझे दे दो, गरहन, लाजवंती, 10 मिनट बारिश में। तो एक तो आपको इस सवाल से 2-3 चीज़ें और भी मालूम हुई, जैसे गरहन तो आप लोग पहले से भी जानते हैं, अपने दुख मुझे दे दो ये मजमुआ भी है और इसी में शामिल है लाजवंती और 10 मिनट बारिश में। तो ये आपको याद रखना है साथ साथ कि ये भी बेदी का है। तो इस तरह की चीज़ें मालूम होती है, लेकिन ये जो बात कही गई है वो कहाँ है, तो वो देखते हैं हम इसके जवाब में। जवाब आपके सामने अब है, जवाब में बताया जा रहा है कि ये इबारत कहाँ है, लाजवंती में। और उसके हम देख भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये है लाजवंती, जिसमें मगविया औरतों की बात है कि जिस वक्त आज़ादी हुई थी तो आप जानते हैं अच्छी तरह से। देखिए, हथ लायो कुमलायो नी लाजवंती देवो ने, ये छुई मुई के पौधे हैं रे, हाथ भी लगाओ तो कुमला जाते हैं, एक पंजाबी गीत। तो इसी ये शुरू होता है, जिसमें और भी चीज़ें हमें मालूम है कि एक प्रोग्राम दिल में बसाओ, वो प्रोग्राम चलता है और उसके मुल्ला शकूर के मोहल्ले में, और उसमें कौन से सुंदरलाल बाबू को उसका सेक्रेटरी चुना जाता है और कितने वोटों से, वो भी आप लोगों को इससे पहले भी बताया जा चुका है कि 11 वोटों की अक्सरियत से उन्हें सेक्रेटरी मुंतखब किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 54 है आपके सामने। सवाल नंबर 54 आपसे क्या तकाजा करता है, क्या पूछ रहा है, तो देखिए कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत और तुलसीदास के रामचरितमानस जो है जैसे शाहकार किस ज़ुबान में लिखे गए हैं। ऑप्शन है आपके सामने, मैथिली है, अवधी है, भोजपुरी है या बिरज। तो इन चारों में से किस बोली में ये 2 किताबें लिखी गई है, वो आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा हो जाएगा जवाब। तो आप जानते हैं कि मशरिकी हिंदी जो है, मशरिकी हिंदी में 3 ज़ुबानें हैं, उन्हीं 3 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान है, एक बोली अवधी। क्या है, अवधी है एक बोली, अवधी ही इसका फिर जवाब दुरुस्त हो जाएगा। वो 3 बोलियां कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं, तो अवधी हो जाएगा दुरुस्त जवाब। और वो 3 बोलियां जो है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा, इस पर नज़र डालिए। ये है मशरिकी हिंदी। मशरिकी हिंदी ये भी मालूम होना चाहिए कि मशरिकी हिंदी कहाँ से निकलती है। ये अर्ध मागधी से निकली है, जिस तरह अर्ध मागधी शोरशिनी और मागधी के बैन है, यानी बीचों बीच थी, उसी तरह मशरिकी हिंदी बाज़ खुसूसियात में मगरबी हिंदी से मिलती है, बाज़ में बिहारी से ज़्यादा मुमासलत है। ग्रेरसन ने उसे एक ज़ुबान की हैसियत दी है। तो देखिए मशरिकी हिंदी को किसने ज़ुबान की हैसियत दी है, तो ये भी आपको ग्रेरसन का याद रखना पड़ेगा। उससे पहले से हिंदी की
शाख समझा जाता था। उसकी 3 बोलियां हैं, कौन कौन सी? अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। तो ये 3 ज़ुबानें आपको याद रखना पड़ेगा कि मशरिकी हिंदी की 3 ज़ुबानें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 ज़ुबानें हैं। और जो अभी हम लोगों का सवाल है वो क्या कहता है? सवाल क्या कहता है? सवाल पूछ रहा था मलिक जायसी के बारे में, तो देख लेते हैं। ये अवधी में क्या है? अवधी जैसा कि नाम से जाहिर है, ये अवधी यानी लखनऊ और फैज़ाबाद की कमिश्नरियों नीज़ इलाहाबाद की कमिश्नरी में शुमाली हिस्से को छोड़कर बोली जाती है। किसी ज़माने में इस बोली की हैसियत बाकायदा ज़ुबान की थी। इसका अदब बहुत वक़ी है, चुनांचे इसमें जायसी की पद्मावत, तुलसीदास के रामचरितमानस यानी रामायण जैसे शाहकार मिलते हैं। अवधी की जुनूब मगरबी रूप को बेसवाड़ी कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान पे रखिएगा। ये जो इबारत आपको दिखा रहा हूँ ये तारीख़ अदब उर्दू जो नूरुल हसन साहब की है उसमें से है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और ये आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है। सवाल नंबर 55 है अब आपके सामने। सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 55 है यहाँ आपके सामने। जेल में की कौन सी शख्सियत शायरी और सहाफ़त की जामे नहीं है? यानी शायरी भी पाई जानी चाहिए और सहाफ़त भी। तो शायरी से भी निकाल सकते हैं और सहाफ़त से भी निकाल सकते हैं। अख्तर शिरानी को जानते हैं, महमूद शिरानी के लड़के हैं, तो ये भी शायर हैं। मोहम्मद अली जौहर को देखना है और जाफ़र अली, तो ये तीनों क्या हैं? ये सहाफ़त से भी मुताल्लिक़ हैं और साथ साथ शायर भी हैं, वो देखेंगे। तो इसका जवाब जो हो जाएगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि नहीं पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो इस तरह दुरुस्त जवाब हो जाएगा बी। आइए देखते हैं इन तीनों को क्या ये हैं लोग या नहीं। तो थोड़ा सा अगर आप इस पर नज़र डालेंगे, अगर आप लोग कहें तो मैं इसे कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। तो ये देखिए बड़ा, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, क्या दिख रहा है? देखिए, मोहम्मद अली जौहर का आबाई वतन रामपुर था। यही 1869 में वलादत हुई। सिर्फ 2 बरस के थे कि बाप का साया सर से उठ गया। वालदा ने ऐसी उम्दा तरबियत की कि आगे चलकर उन्होंने मुल्क और कौम की रहनुमाई का फ़र्ज़ बड़ी खुशउस्लूबी से अंजाम दिया। इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ और फिर इंग्लिस्तान गए। हिंदुस्तान में वापस आकर वो रियासत बड़ौदा में एक आला ओहदे पर फायज़ हो गए, लेकिन दिल को सुकून हासिल नहीं हुआ। उनके दिल में मुल्क और कौम की खिदमत का जज्बा जोश मार रहा था। आखिर मुलाजमत से रुखसत ली। अंग्रेज़ी अखबार के लिए मज़ामीन लिखना उनका पसंदीदा मशगला था। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको सहाफ़त की तरफ ले जाते हैं। उसे जारी रखने का फ़ैसला किया और कलकत्ता से अंग्रेज़ी अखबार कॉमरेड जारी कर दिया। थोड़ा सा अगर ना दिख रहा हो तो 1 सेकंड रुकिएगा, अभी आप लोगों को ऊपर ले चलते हैं। उसके बाद कॉमरेड जारी कर दिया। उसके बाद है आगे थोड़ा सा, उसकी ज़ुबान ऐसे शगुफ्ता और ख़यालात इतने बुलंद होते थे कि बड़े बड़े अंग्रेज़ भी इस अखबार को पढ़ते और सराहते थे। इस अखबार का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उसने इस्लामी ममालिक में बेदारी फैलाई और बैनुल इस्लामी तहरीक को फ़रोग़ दिया। दिल्ली से उन्होंने एक और अखबार जारी की। यानी इस तरह क्या हो गया, आपको सहाफ़त, इनकी जो सहाफ़त का मैदान है वो आपको मालूम हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि क्या है, ये शायर भी हैं। पहले देख लीजिए, एक बार और बता दूं कि ये क्या है। 1 सेकेंड, ये डिलीट कर देते हैं। हाँ, तो ये देखिए, दिल्ली से उर्दू अखबार क्या हमदर्द जारी किया ताकि मुल्क के अंदर भी उनके ख़यालात फैल सकें। उसके अलावा रहा मसला शायर होने का, तो ये देखिएगा, अगर दिख रहा हो आप लोगों को, तो ये है मौलाना शायर भी थे और जौहर तखल्लुस करते थे। क्या तखल्लुस करते थे? जौहर तखल्लुस करते थे। अगर फिर भी ना दिखे आप लोगों को, दिखाना बड़ा मसला। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये जौहर तखल्लुस करते थे। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये मौलाना यानी मौलाना अली जौहर जो थे, ये शायर भी थे और जौहर तखल्लुस करते थे। उसके अलावा दूसरे कौन से थे उनको भी देख लेते हैं। दूसरे ज़फ़र अली ख़ान के बारे में भी देखिए, थोड़ा सा तफसील से देख लेते हैं। ज़फ़र अली ख़ान उर्दू के बुलंद पाया अहले कलम में है। ज़फ़र अली ख़ान का शुमार है वो बहुत खुशगो शायर भी हैं। शायर आगे यहाँ पे, वो एक ऐसे नावल निगार भी जिसने हिंदुस्तानी
की जीती जागती तस्वीरें दिलकश अंदाज में पेश की हैं, लेकिन जिस मैदान में उन्हें सबसे ज़्यादा नामवरी हासिल हुई वो उर्दू सहाफ़त है। तो इस तरह ज़फ़र अली ख़ान का भी दोनों से ताल्लुक़ मालूम हो गया। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं किनको। ये हैं अख्तर शिरानी, जिनके बारे में अभी बताया कि महमूद शिरानी के लड़के हैं। तो ये आप जानते ही है, रहा मसला उनके क्या बताना है कि वो क्या क्या थे, शायर और सहाफ़त। तो यहाँ पे अगर नज़र आपकी पड़े तो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह देख सकें। तो ये है आपके महमूद शिरानी, अख्तर शिरानी के बारे में। उसमें यहाँ पे देखेंगे दायरे कार, इनका दायरे कार क्या है, शायर, अदीब, अफसाना निगार, ड्रामा निगार, मुतरजिम, सहाफ़ी, मुहक़्क़िक़, लुग़त निगार, कॉलम नवीस। अब ये किस सहाफ़त में क्या मसरूफ़ियत रही है, हुमायूं में भी काम किए, इंतखाब लाहौर में, बहारिस्तान लाहौर में, ख़यालिस्तान लाहौर में, रोमान लाहौर में, इलावाज़ी गुलफरोश लाहौर, नौबहार लाहौर, मखज़न लाहौर, शाहकार लाहौर और अफ़गानिस्तान लाहौर से भी वाबस्ता रहे हैं। सहेली अमृतसर के मुशीर रहे। मौलाना मोहम्मद अली ज़फ़र के रिसाले हमदर्द में, निकात व मारिफ और ज़मींदार में भी कॉलम लिखा करते थे। तो इस तरह ये मालूम हो गया कि ये जो तीनों रहे हैं वो क्या रहे हैं, शायर भी रहे हैं और सहाफ़त से भी जुड़े रहे हैं। इस तरह आज के 15 सवाल मुकम्मल होते हैं। आप सभी वीडियो को देखें, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने की कोशिश किया करें, ताकि जो चीज़ अच्छी है आप भी सीखिए और दोस्तों तक भी पहुंचे, और जिन को भी आप जानते हैं उन्हें पहुँचाइए। तब तक के लिए रहिए खुश। फिर अगली वीडियो में हम सवाल ही जवाब देखेंगे 1 तारीख तक। कोशिश ये रहेगी कि सवाल जवाब जो तफसीली यानी मौज़ूआती हैं वो 1 तारीख के बाद आप लोगों को शेड्यूल भेजा जाएगा, बता दिया जाएगा कि किस तरह आगे करेंगे। तब तक के लिए इन्हीं सवाल और जवाब पे इक्तफ़ा कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।